हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप अच्छे ही होंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। हम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का जो प्रथम भाग था उसमें हमने पढ़ा था कि ये मैं आपको एक बार पुनः रिवीजन की तरफ ले चलता हूं कि एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में हमने पढ़ा था कि ये एवरेस्ट शिखर जो यात्रा बछेंद्री पाल के द्वारा एक जो संस्मरण उन्होंने जो लिखा था, जो 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुआ। फिर वो शेरपा लैंड पहुँचे, नमचे बाज़ार पहुँचे। नमचे बाज़ार से उन्होंने एवरेस्ट को निहारा, जिन्हें एक फूल सा दिखाई दिया वहाँ पे। वो किस तरह से बनता है, ये 10 किलोमीटर लंबा हो सकता है ये, और ये 150 किलोमीटर की जो तेज़ हवाएं चलती हैं उनके माध्यम से बनता है। वो 26 मार्च को फिर पेरिस पहुंचे थे। वहाँ हिमस्खलन से कुछ एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई थी, उन्होंने यहाँ समाचार सुना था। फिर लौत्से पहाड़ियों के बारे में हमने जानकारी एकत्रित की थी और उसके बाद लौत्से और नुत्से के बारे में जानकारी ली थी। उसके बाद प्रेमचंद जो उनके उपनेता थे, उन्होंने बताया था कि शेरपा कुलियों में से एक कुली की मृत्यु हो गई थी। और उपनेता प्रेमचंद ने बताया था कि उन्होंने खुम्बू हिमपात था जो उससे अवगत कराया था। तो और उन्होंने बताया था कि हमने जो 6000 मीटर की ऊंचाई पे जो कैंप एक लगना था, वहाँ तक का उन्होंने रास्ता साफ़ कर दिया था। और यहाँ तक का हम अध्ययन हमने पहले वीडियो में कर चुके थे। और उन्होंने इससे अवगत करा दिया था कि हिमपात होता है तो दरारें पड़ जाती हैं, उसमें बर्फ़ गिर जाती है, तो बहुत सारा रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं। उन्होंने कहा था अगर रास्ते फिर हमें दोबारा भी खोलने पड़ सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ से दूसरा भाग है इस वीडियो का। दूसरे भाग में हम देखेंगे कि दूसरे भाग में क्या क्या होता है। तो बछेंद्री पाल कहती है कि बेस कैंप पे पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। यानी कि जब वो बेस कैंप पे पहुंचने वाले थे उससे पहले उन्होंने एक मृत्यु की खबर सुनी कि जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। जो रसोई में काम करने वाला जब कुक था उसकी की मृत्यु हो गई थी कि जो वातावरण था वो सही नहीं था, अनुकूल नहीं था उनके लिए। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे कि जैसी हमें आशा थी कि हम अच्छी तरह से अपना जो शिखर कैंप और जो सब हम जा रहे हैं अच्छी तरह से चलते जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे कुछ न कुछ अशुभ घटना हमें देखने को मिल रही थी। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से देखा था, नमचे बाज़ार से, और फिर वहाँ से पास शेरपा लैंड से उन्होंने उसको देखा था। बेस कैंप पहुँचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी जो अन्य चोटियों को देखा। जब वो पहले बेस कैंप पे पहुंची, उसके थोड़ा सा नीचे पहुंचे, तो उसने वहाँ से उनको तो एवरेस्ट की चोटी को उसने वहाँ से देखा था। तो उसको देखकर आश्चर्यचकित रह गई, अर्थात भौचक में वो कहती है कि मुझे देखकर भौचक्की रह गई थी। भौचक्की मीन्स आश्चर्यचकित हो गई थी। वो कारण था कि एवरेस्ट जो है वो लौत्से और नुत्से की पहाड़ियों से घिरी हुई बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। यानी कि वो रास्ता जहाँ पे जो उनको चढ़ना था, तो वो 2 पहाड़ियाँ आती हैं, लौत्से की और एक नुत्से की, उनके बीच में से एक टेढ़ी मेढ़ी नदी की तरह वहाँ से जाती है, जो बहुत ही कठिन मार्ग है। तो उसको देखते हुए वो बड़ी ही आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि बर्फीली एक नदी थी वो, एक तरह से टेढ़ी मेढ़ी, और वो एक नदी की तरह थी जो एक ग्लेशियर थे और वो पिघलती रहती थी। वहाँ पर चलना बहुत ही कठिन है। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। अर्थात हिमपात जैसे कहते हैं, हिमपात किसे कहते हैं? बर्फ़ का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही हिमपात कहलाता है, बर्फ़ का गिरना। तो वो कभी भी बढ़ सकता है, कभी ज़ोरों से होता है, कोई ऐसे नहीं, कोई रेगुलर एक ही तरीके से होगा। वो अव्यवस्थित तरीके से होता है, कभी बहुत तेज़ हो जाएगा, कभी बहुत हल्का रहेगा उसका। और हमें ये बताया गया था कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती है। ग्लेशियर जब खिसक जाते हैं, पहाड़ियों से बर्फ़ खिसक जाती है, तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं जो नीचे की ओर खिसक जाती हैं, जिनमें बड़ी बड़ी दरारें भी पड़ जाती हैं, जब कभी कभी वो बड़ा भयानक रूप ले लेती हैं। तो वो इनको जो पर्वतारोही हैं उनको वहाँ के उनके जो दिशा निर्देशन कर रहे थे उन्होंने बता दिया था कि हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती हैं और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। तो ये चट्टानें खिसक जाती हैं तो बहुत बड़ी दरारें भी पड़ जाती हैं, जो उसमें हम जिस रास्ते से आप चलने वाले हो उसमें बहुत बड़ी दरारें पड़ जाएंगी और वो काफ़ी भयानक रूप धारण कर लेती है। कभी कभी होती है कि उन चट्टानों की खिसकने से जो पर्वतारोही
पर्वतारोही होते वो दब भी जाते उनके। तो ये सीधे धरातल इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से पहाड़ी यहाँ उसके ऊपर से चट्टानें जो खिसक जाती हैं। आगे कह रहे कि इनके जो दरार पड़ने का जो विचार आता था मन में, इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में यानी बहुत बड़ी दरार में खाड्डे जैसे में बदल जाने का एक ख्याल जो मन में आता ही था, बहुत डरावना लगता था कि कहीं दरार में जब ही पड़ जाए और आप फंस जाओ उसमें। तो इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन जो पर्वतारोही हैं उनको प्रतिदिन छूता रहेगा। यानी हमारे साथ जो पर्वतारोही हैं उनको कम से कम उनको उनका हिमपात का प्रभाव उन पर ज़रूर पड़ेगा और वो उनको परेशान करता रहेगा। कुली हैं, पर्वतारोही हैं, सबको परेशान करता रहेगा। इसलिए हिमपात से बचने का उन्होंने वहाँ कोई तरीका नहीं है, केवल सुरक्षा ही, अपनी सुरक्षा ही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। दूसरे दिन नए आने वाले अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। यहाँ वचेंद्र पाल कह रही हैं कि दूसरे दिन हम फिर जो हिमपात का जो रास्ता था, अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर जो मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी थी। तो जहाँ दिशा निर्देशन कर रही थी डॉक्टर मीनू मेहता, उन्होंने बताया कि एल्यूमिनियम की जब ऐसे हिमबदर पड़ जाते, अगर बीच में खाड़ा पड़ जाते हैं तो चट्टानें खिसक जाती हैं, तो अगर खड्डे पड़ जाए तो उसमें बीच में से एल्यूमिनियम की जो सीढ़ी हैं, इनको फोल्डिंग सीढ़ी आती है, उनको ऐसी तरह से फोल्डिंग सीढ़ियों का आपको यहाँ उपयोग करना है। अस्थायी पुल बना लिए हैं जो बांस के जो थे छमपट्टे जैसे होती हैं वो, तो उनका प्रयोग कर सकते हैं आप। रस्सियों का किस तरह से आपको प्रयोग करना है, बर्फ़ की आड़ी तिरछी जो दीवारों में रस्सियों को किस तरह से बांधना है, ये सब अग्रिम दल के अभियांत्रिकी दलों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी थी, वो मीनू मेहता ने हमें दे दी थी। किस तरह के आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग किस तरह से करना है, मतलब अभियांत्रिकी। यानी तीसरा दिन हिमपात से अब कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। यानी कि तीसरा दिन जो था हमारा, हिमपात से कैंप 1 तक का जो सामान ढोने का वहाँ से अभ्यास करना था वो निश्चित था। रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चल रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप में देते थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब उन्होंने हम अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 तक पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं। तो यहाँ वचेंद्र पाल कहते हैं कि तीसरा जो दिन हमारा था वहाँ तक हमको क्या करना था कि कैंप से तीसरे दिन कैंप से हिमपात से और कैंप 1 तक का था, वहाँ सामान ढोकर वहाँ तक सामान, वहाँ से सामान बेस कैंप से कैंप 1 तक पहुँचाना था वहाँ पे। तो इसका अभ्यास किया गया। तो यहाँ पे कह रहे कि मैं और उनकी एक मित्र थी रीता गोम्बू, वो 2 ही थी जो ये इस अभ्यास में शामिल थी। उसके बाद उनके बाद कोई और नहीं था। उन्होंने वॉकी टॉकी जो बात करने के माध्यम का जो यंत्र होता है उसके माध्यम से कर्नल खुल्लर को इसके बारे में जानकारी दी और उन्होंने बहुत ही प्रोत्साहन किया। कर्नल खुल्लर बहुत प्रसन्न हुए कि कैंप 1 तक पहुंचने वाली पहली वो 2 ही महिलाएं थीं। अब यहाँ आप देखो, ये बेस कैंप है जो 5334 मीटर पे है, कैंप 1 है। उसके बाद कैंप 2 है 4400 मीटर की ऊपर पे है। उसके बाद कैंप 3 है, कैंप 4 है, और इस तरह से फिर बेस कैंप है, फिर शिखर कैंप पे आता है। तो इस तरह से उनको देखना था कि ये टेढ़ी मेढ़ी नदी की तरह है, ये दोनों खुम्ब लौत्से और लौत्से और नुत्से की पहाड़ियाँ, इनके बीच में से रास्ता जा रहा था। ये हैं एडमंड हिलेरी और उनकी बेटी डैकी जो उनसे मिलने आई थी। अंगदोर्जी लोब्सांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ पोल पहुंच गए थे। साउथ पोल वो पहुंच गए थे और 29 अप्रैल को 7900 मीटर पर उन्होंने एक कैंप 4 लगाया था। वहाँ पर कैंप 4 यह संतोषजनक प्रगति थी। यानी कि अंगदोर्जी और लोब्सांग, गगन बिस्सा, ये कुछ लोग थे जो साउथ पोल कैंप पहुँच गए थे और उन्होंने वहाँ पर 7900 मीटर की ऊँचाई पर कैंप 4 लगा दिया था। जब अप्रैल में वो बता रही है, तो ये संस्मरणीय है इसलिए यहाँ पे कोई स्टोरी कंटिन्यू होती। अब वो उनको बात आई बीच में उनको कि उनसे मिलने के लिए, जब वो कैंप बेस कैंप पे थी तब उनसे एडमंड हिलेरी अपनी बेटी के साथ मिलने के लिए आए थे, उसका उन्होंने यहाँ वर्णन किया है। तो जब अप्रैल में मैं बेस कैंप पे थी, एडमंड हिलेरी ने तेंजिंग नोर के आए थे।
तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बात की जाए। तो जो तेंजिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी थे, जो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़े थे, उन्होंने ये गौरव हासिल किया था। तो वही तेंजिंग नोरगे अपनी छोटी बेटी डेकी के साथ उनसे मिलने के लिए आए थे और उन्होंने उनसे सभी जो शेरपा थे और कुली थे उनसे सभी से बात करनी चाहिए थी। तब उनको सभी को प्रोत्साहित करते थे। तब लेखिका की बारी आई तो वो कहते कि मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ, बिल्कुल पहला मेरा प्रयास है, बिल्कुल ही मैं नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और उन्होंने मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला ही अभियान है, लेकिन वह भी स्पष्ट है कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। यानी शिखर चोटी पर पहुंचने से उन्होंने 7 बार प्रयास किया था। तो इसलिए हमेशा, और तुम तो एक पद की पर्वतीय लड़की लगती हो, उन्होंने कहा था, उसके प्रशंसा में कहे थे कि उन्होंने भी 7 बार प्रयास किया था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा था, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रवास में पहुंच जाना चाहिए। उन्होंने उनको प्रोत्साहन दिया था। तो वो कहते हैं कि 15 और 16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लौत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन लाइलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। अब कहते 15 और 16 मई की बात है कि 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लौत्से की, जो लौत्से चोटी है उसकी बर्फीली सीधी ढलान है बिल्कुल, पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू कैंप 3 कैंप पे थी, तीसरे कैंप पे। तो कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोब्सांग, तशारिंग मेरे तंबू में थे और एंडी शेरपा तथा ये जो लौत्से की पहाड़ियाँ इनके नीचे वो लगा होता था। अन्य शरीर से जो मजबूत ऊंचाइयों में रहने वाले जो शेरपा थे वो दूसरे तंबुओं में थे। सभी गहरी नींद में सोए हुए थे। लेखा भी गहरी नींद में सोई थी। रात को 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पीछे के हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई। वो कहती है, हम लौत्से की पहाड़ियों के नीचे हमारा कैंप 3 लगा हुआ था और हम सोए हुए थे कभी कभी। अब उसमें कहती हैं उनके जो कैंप उसमें था लोब्सांग, तशारिंग, वो उनके और उन्हीं के तंबू में सोए थे। एंडी शेरपा और अन्य जो शरीर से मजबूत शेरपा जो थे वो दूसरे तंबुओं में सोए हुए थे। अब रात को 12:30 बजे बहुत कुछ ऐसी कोई चीज़ गिरी जो उनके पीछे, सिर के पीछे के जो हिस्से से टकराई, तो उनकी नींद खुल गई। अब जोरदार उसके धक्का लगा, धमाका हुआ था, जोर की आवाज़ भी आई थी। तभी उसने महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चली जा रही है। मुझे सांस लेने में बड़ी कठिनाई हो रही है। अब उनको देखा कि उनको कुछ बहुत बड़ी चीज़ है जो उनके ऊपर गिरी है। उनको ऐसे लग रही है उनको कुचलती हुई ऊपर से निकल गई है। अब उनको सांस लेने में भी परेशानी हुई है। इसका हुआ क्या था कि लौत्से की पहाड़ी से एक बहुत बड़ा हिमखंड यानी बर्फ़ का टुकड़ा वो नीचे गिरा था, जो उनके तंबू को उन्होंने बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। यह क्या हो गया वो समझ नहीं पाई। एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लौत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बर्फ का, जैसे ढगला जो बोलते हैं, बर्फ का बिल्कुल पुंज बन गया था, उसके ऊपर हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों, यानी कि बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशाल हिमपुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया था। यानी कि लौत्से की पहाड़ियों से एक इतना बड़ा बर्फ का खंड जो हिमखंड था वो टूट करके गिरा था और इसने पूरे उनके कैंप को तहस नहस कर दिया था और पूरा जो लोग थे उसके नीचे दब गए थे। वास्तव में हर व्यक्ति को चोटें लगी थी और यह एक आश्चर्य की बात रही, लेकिन किसी की मृत्यु नहीं थी, जो बहुत ही खतरनाक था। लेकिन उस दिन उनकी जान बच गई। तभी क्या हुआ, लोब्सांग ने अपनी जो स्विस छुरी थी जो काफ़ी तेज होती है, उसकी मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए। उनको निकालने में अपनी स्विस छुरी से उन्होंने तंबू को काटा। उसके बाद उसको जो बर्फ़ थी उसको काट करके उनको तुरंत ही अत्यंत तेज़ी से मुझे बचाने की उन्होंने कोशिश लग गई। लेखा क्या करिए, लोब्सांग ने तुरंत ही अपनी स्विस छुरी से तंबू का रास्ता साफ करके और मुझे बचाने में वो लग गए थे। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो सीधा था
अर्थ था मृत्यु, यानी कि लेखिका की उस दिन मृत्यु निश्चित थी। बड़े बड़े पिंड जो थे, बड़े बड़े बर्फ़ के जो टुकड़े थे, मुश्किल से हटाती हुई उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे जो बर्फ़ की खुदाई और उसे मुझे उस बर्फ़ की कब्र से निकालकर बाहर खींच लाने में सफल हो गए। यानी लोबसांगरे लेखिका को बचाने में अपनी पूरी जो ताकत ही लगा दी और वो उसे बचाने में सफल हो गए। बड़े बड़े जो बर्फ़ के टुकड़े थे उन्होंने उनको उठा कर फेंक दिया और वो उनको बचाने में सफल रहे। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे, वहाँ पे पहुँच गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्राय सभी कैंप 2 पर पहुँच गए थे। कैंप 3 से 2 वापस 2 पर आ गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे यह खुद के बनाए स्ट्रक्चर पर लेटाकर नीचे की ओर लाया गया था। एक कोई चोट ज़्यादा लगी थी, जिसकी पैर की हड्डी टूट गई थी, उसको नीचे स्ट्रक्चर पर बनाया, जो खुद का ही स्ट्रक्चर बना लिया था, उसके साथ उसको नीचे भेज दिया गया था। हमारे नेता जहाँ पे उन्होंने पता कि हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह एक इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक ज़बरदस्त एक साहस प्रयास था कि इतनी ऊंचाई पर उन्होंने साहसिक कार्य किया कि अपने आप को जान बचा ली, और एक बहुत ही अच्छी बात थी ये। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटें अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप पे भेजना पड़ा। जो 9 लोग थे जो काफ़ी घायल हो गए थे, उनको नीचे बेस कैंप पे फिर से नीचे पे भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थीं? तो उन्होंने कहा, हाँ जी, मैं भी भयभीत थी, वो बहुत ही खतरनाक हादसा था। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? कर्नल खुल्लर ने कहा। तो लेखिका, नहीं, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने उत्तर दिया, मैं वापस नहीं जाना चाहूँगी। तो इन सबको ऐसे वापस भेज दिया जिनको चोटें आई थी, और उन्होंने मना कर दिया कि मैं वापस नहीं जाना चाहूँगी। आगे की चढ़ाई के उन्होंने फिर से तैयार कर दी। जैसे ही मैं वहाँ से फिर उन्होंने फिर से चढ़ाई शुरू की। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुँची, कैंप 2, 3 और वहाँ से फिर साउथ कोल कैंप पहुँची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। अब साउथ कोल से जो आगे की चढ़ाई करनी थी उसकी लेखिका ने फिर से तैयारी कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। तब जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते हुए देखा। जय और मीनू 3 लोग थे, ये सभी बहुत पीछे थे, जबकि लेखिका काफ़ी आगे निकल थी। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन इनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। लेखिका कह रही है, मैं तो वहाँ पे साउथ कोल पहुँच चुकी थी और जय और मीनू वो कभी थोड़े से पीछे थे, लेकिन मैं वो लेखिका यहाँ बड़ी चिंतित थी क्योंकि उनको उनके साथ ही अगले दिन की चढ़ाई करनी थी और वो कभी काफ़ी पीछे थे। तो उन्होंने कहा, चलो मैं नीचे जाती हूँ और उनको लेकर के आती हूँ, उनकी मदद के लिए नीचे चली जाती हूँ। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि भारी बोझ वो लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म पानी से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। चलो थोड़ा सा मैं नीचे जाती हूँ, वहाँ से अपने थर्मस को थोड़ा सा जूस और गर्म पानी से भर के ले आऊँगी। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे तंबू में तो थोड़ा सा हम गर्म महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही तंबू से बाहर निकलते बहुत ठंड लगती है। तो वहाँ लेखिका कहती है, जैसे ही मैंने तंबू से बाहर कदम रखा, जैसे ही मैं कैंप से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। यहाँ पे मीनू ऊपर आ गई थी। जब जय और जय थे वो थोड़ा से पीछे चले थे। मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जयनिवास पर की चोटी के नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन और मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की कि तुम नीचे मत जाओ। मगर मुझे की से भी मिलना था। की थोड़ा सा पीछे चल रहा था, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोका उसे कि मगर मुझे की से मिलना था। लेखिका यहाँ कहती है, थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा और की उसे देखकर बड़ा हक्का बक्का रह गया कि बछेंद्रीपाल नीचे क्यों आ रही है, हम सब ऊपर आ रहे हैं, ये नीचे वापस नीचे क्यों आ रही है। ये सब वो ऊपर चढ़ कर के आ रहे थे और वो नीचे आ रही थी, तो उसको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। तो तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बछेंद्रीपाल, नीचे नहीं आना था, एक बार जब ऊपर आप चढ़ गए तो फिर नीचे आने का क्या प्रयास था। तो मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ और इसलिए मैं इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, इसलिए दूसरे जो मेरे दल के सदस्य हैं उनकी सहायता करना, उनकी मदद मुझे करनी चाहिए और मेरा ये फ़र्ज़ भी बनता है। तो मैं स्वस्थ हूँ तो मैं औरों की मदद कर सकती हूँ। की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। उनका नहीं, सामान तो मैं अपना स्वयं ही ले जाऊँगा, उसने नहीं ले जाने दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए। तब वे सभी ऊपर पहुँच गए, तो वो साउथ कोल पे पहुँच गए। तो वहाँ पे लाटू और बिस्सा जो थे
वो भी नीचे आ गए और हम सब साउथ पोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ पोल जो था, साउथ पोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करके के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से बाहर निकल पड़ी। अंगदौर जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। यानी साउथ पोल पर पहुंचने के बाद, साउथ पोल पे ये पहुंच गए। साउथ पोल पे पहुंचने के बाद उन्होंने अपने जो सुबह का फिर से चढ़ाई की शुरुआत करनी थी, तो यहाँ लेखक ने अपने चाय बिस्किट का थोड़ा सा नाश्ता किया। बर्फ़ पिघला, पानी तो वहाँ होता ही नहीं है, और उन्होंने बर्फ़ पिघला कर ही वहाँ पे चाय बनानी पड़ती है, तो बर्फ़ पिघलाई उन्होंने और चाय बनाई। कुछ बिस्किट और चॉकलेट का हल्का नाश्ता किया और लगभग 5:30 बजे हुए थे तब उन्होंने देखा कि अंगदौर जी बाहर खड़ा है और उनको वहाँ पे उनके साथ यहाँ उनकी चढ़ाई करनी थी। तो आपको एक बार दिखा दें कि ये मैं आपको पुनः दिखाऊंगा कि किस तरह से उनको साउथ पोल, ये कैंप 1 वीक और ये साउथ कैंप 3 कैंप 4, तो इस तरह से उनको चढ़ाई करनी थी। तो यहीं हम इस चैप्टर को यहीं विराम देते हैं कि आगे के चैप्टर में साउथ पोल के बाद उनको चढ़ाई का क्या रहा, किस तरह से उन्होंने शिखर कैंप तक उन्होंने पहुंची और उन्होंने पहली प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट पर पहुंची उनका गौरव प्राप्त किया, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार।